So any of these item will comes under the heading of long term borrowings. But whether it's mandatory कि ये items जो यहाँ पर show हो रहा है ये हमेशा long term borrowings के अंदर ही held होगा, whether it's compulsory, the answer is no, it's not compulsory. Now we need to go through once with the example. Just see here, आपने बैंक से लोन लिया, you have taken a bank loan on 1st of April 2019. बैंक लोन का डेट है 1st अप्रैल 2019. इसका टाइम पीरियड है 5 years. आपको लोन कब रिपेमेंट करना है? 5 years में. नाउ आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब कंप्लीट होगा? 31st March 2024. तो टेल मी वेदर दिस 31st March 2020 क्या ये आइटम जो है ये आपका लोन जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? फर्स्ट ऑफ ये देखना है कि इस दिन से आपका जो रिपेमेंट है वो कब होगा. अगर आपने लोन लिया है 1st अप्रैल 2019 को और 5 ईयर के बाद रिपेमेंट होना है, दैट मीन्स इसका रिपेमेंट डेट क्या होगा? 31st March 20 is the first year, 21, 22, 23, 24. तो 2024 31st March को इसका रिपेमेंट पीरियड होगा. दैट मीन्स आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे 31st March 2020 को, द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी 31st March 2020. तो रिपेमेंट कब करना है? 31st March 2024. तो यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है? 4 years. तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड योर ऑपरेटिंग साइकिल और आउटसाइड द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 साल के बाद किसी भी चीज का रिपेमेंट करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड उसका रिपेमेंट करना है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी. इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हेड कहाँ आ रहा है? लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर है या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर में. अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये तो एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का या नॉन करेंट लाइबिलिटी का. सपोज वी हैव टू डिसाइड अबाउट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, right? We need to decide about short-term borrowings, and this will appear under which head? Under the head current liability. तो क्या सेम लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर अपीयर हो सकता है? अगेन आई एम टेकिंग अ डिफरेंट एग्जांपल. सपोज वी हैव टेकन अ लोन ऑन 1st April 2017 and this loan is a period of 4 years, right? तो ड्यू डेट ऑफ रिपेमेंट क्या होगा इसका? 1st April 17 है तो 4 ईयर के बाद इसका रिपेमेंट टाइम पीरियड है. तो 1st April 17 मींस 18, 19, 20, 21. तो 31st March 2021 विल बी योर रिपेमेंट डेट. आपने बैलेंस शीट कब बनाया? 31st March 2020 को. दिस इज योर बैलेंस शीट डेट. अब बताओ इसका रिपेमेंट कब करना है? दैट मींस यू हैव टू रीपे इट ऑन 31st March 2021. टाइम गैप कितना है? 1 ईयर का. तो क्या इस केस में ये जो लोन है अगेन आपका क्या बन जाएगा? नाउ इट बिकम अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. व्हाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? बिकॉज दिस हैव टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर और विद इन 12 months फ्रॉम द करंट बैलेंस शीट डेट. तो यही ऑपरेटिंग साइकिल में आपको बताया था कि नेचर डिसाइड करेगा कब उसका रिपेमेंट करना है, कि अगर वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा या नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा. तो इट विल डिपेंड अपॉन द रिपेमेंट टाइम पीरियड. अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल अगर आप चेक कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर चेक कर रहे हैं, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, whichever is more will be taken into consideration for deciding whether the item is a current or a non-current one. तो यहाँ अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो रिपेमेंट है 31st March 24 को, आपका बैलेंस शीट बन रहा है 31st March 20 को. दैट मीन्स 31st March 20 से लेकर 24 का गैप कितना है? 4 ईयर. तो अगर आपका सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 10 months का है और नॉर्मल फाइनेंशियल हमेशा कितना होता है? 12 months का. विच वी विल टेक 12 months. तो क्या इसका पेमेंट 12 months के अंदर हो रहा है? द आंसर इज नो. इसका पेमेंट कब हो रहा है? 4 ईयर में. दैट मीन्स दिस आइटम बैंक लोन विल अपीयर अंडर विच हेड? नॉन करेंट लाइबिलिटी. और ये क्या बन जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स.
वी हैव टेकन अदर एग्जांपल में क्या देखा कि अगर सपोज सेम बैंक लोन है आपका और आपका डेट ऑफ लोन है 1 अप्रैल 2017, आपने कितने साल के लिए लोन लिया है? 4 इयर्स के लिए। दैट मीन्स रिपेमेंट डेट कब होगा? 31 मार्च 21। नाउ ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 31 मार्च 20, आज से कितने दिन के बाद पेमेंट करना है आपको? आपको पेमेंट करना है 31 मार्च 21 को। दैट मीन्स द गैप बिटवीन दिस टू पीरियड इज 1 ईयर। तो क्या आपका एक साल के अंदर कुछ भी हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है। तो कौन सा लेंगे? 12 months. क्या repayment 12 months के अंदर होगा? The answer is yes. That means again this bank loan comes under which heading? It comes under the heading of current liability. तो आइटम सेम है, यहाँ भी बैंक लोन है, यहाँ भी बैंक लोन है, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिपेमेंट पीरियड कि वो आइटम नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा या करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर अपॉन विच, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिपेमेंट कब करना है। So here, the long-term borrowing means any type of loan, whether it's a debenture, bonds, term loan from bank or other party. Term loan हम लोग बैंक से भी ले सकते हैं, कोई पर्सनल लेंडर है जो उधार देता है, उसका बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो आप उसको हम लोग टर्म लोन में कंसिडर कर सकते हैं। या फिर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है जो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकता है, या बाकी जो भी अदर लोन्स एंड एडवांसेस जिसका कोई स्पेसिफिक हेड्स नहीं है। अगर किसी डिफरेंट टाइप का लोन है तो उसका एक अदर हेड होगा, दैट इज अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये पिछला क्लास में बताया था आपको कि जिसका कुछ नहीं होता है उसको हम लोग हमेशा किस हेड में डाल देते हैं? अदर्स के हेड में डाल देते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक हेडिंग। अगर किसी आइटम का स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, दैट विल ऑलवेज अपीयर अंडर विच हेड? इट विल अपीयर अंडर द हेड ऑफ अदर लोन्स एंड एडवांसेस, या पीछे ऊपर पढ़ा था अपने अदर करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड ऑल। So, if you want to write a definition of a long-term borrowing, then what you can write it? You can write a borrowing means amount taken as a loan by a company. A loan may be out of any type, may be a debenture, loan from bank, a private lender, public deposits or other nature. इसलिए आपका आइटम का नाम लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये मैंडेटरी नहीं है कि ये आइटम हमेशा इसके अंदर आएगा ही। ये आपका करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैच्योरिटी पीरियड कि उसका रिपेमेंट कब होने वाला है। अकॉर्डिंग टू दैट मैच्योरिटी पीरियड वो हमेशा उसके हेड पे आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है कि ये मैच्योरिटी पीरियड कब का है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिर्फ आइटम का नाम दे दिया, तो आपको फिर याद रखना होगा कि ये आइटम्स हमेशा किस हेड में अपीयर होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में स्पेसिफिकली अपीयर होगा। Next item is deferred tax liability. What is deferred tax liability? Every accounting income is compared with taxable income. तो हम लोग जनरली दो इनकम को कंपेयर करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग इनकम एंड एक होता है टैक्सेबल इनकम, जिसपे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल हमारा जो अकाउंटिंग इनकम है और जो एक टैक्सेबल इनकम है, ये जनरली डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। As per the rule of depreciation, there are specific rule in Income Tax Act for charging depreciation, and there is a specific rule in case of company account to charging depreciation. दोनों में differences है और दोनों का percentage अलग है, जिसकी वजह से depreciation का amount अलग होता है। Suppose before depreciation, your accounting income is 10 lakh. Your accounting income is 10 lakh before depreciation, and in taxable income also before depreciation, your taxable income again is 10 lakh. तो दोनों में सेम अमाउंट है आपका इनकम, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। सपोज एज पर अकाउंट्स जो डेप्रिसिएशन विल बी ₹2 लाख। अकाउंट के बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन 2 लाख है, दैट मींस आपका टैक्सेबल इनकम कितना है? 8 लाख रुपीस एज पर अकाउंट्स। अगर वहीं आप टैक्सेबल इनकम देखेंगे तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको डेप्रिसिएशन कितने का मिल रहा है? 3 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर आपका नेट इनकम हो गया 7 लाख रुपीस। नाउ एज पर अकाउंट्स आपको टैक्स कितना पे देना पड़ेगा? 8 लाख पे। सपोज हमारा टैक्स रेट है 50%, दैट मीन्स 4 लाख रुपीस टैक्स यू नीड टू पे। तो आपका नेट इनकम बचेगा 4 लाख का। टैक्स रेट हियर इज ऑल्सो 50%, दैट मीन्स यू नीड टू पे 3,50,000 एज टैक्स। नेट आपका कितना प्रॉफिट होगा? 3,50,000 का। कुछ डिफरेंस अपीयर हो रहा है, देखो यहाँ पर आपने यहाँ डिप्रिसिएशन कम चार्ज किया है 2 लाख रुपया,
जिसकी वजह से आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर आप टैक्सेबल इनकम देखेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ डिप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, ज्यादा चार्ज हुआ है, जबकि आपको यहाँ पर टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस अपीयर होता है, इसी को हम लोग किस में डालते हैं, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के हेड में डालते हैं। एक आइटम यहाँ पर आएगा आपका, ये जो नेट वर्ड है, नेट वर्ड का मतलब होता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माइनस डिफर्ड टैक्स एसेट्स। ये जो सेट ऑफ करते हैं तब यहाँ लिखते हैं हम लोग इसको नेट। द आइटम में बी अ पॉजिटिव फिगर, द आइटम में बी अ नेगेटिव फिगर। यहाँ पर जो भी फिगर होगा आपको बैलेंस शीट में वहीं पर शो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक दिस आइटम इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आप इसको एसेट्स के हेडिंग में कभी भी शो नहीं करेंगे। तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट इज लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, और हमेशा ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। आपका कैलकुलेशन पार्ट नहीं है यहाँ पर, खाली आपको ये समझना है कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता क्या है। So in every accounting income is compared with taxable income, and if the difference between the two exists, which is temporary in nature, income tax on the difference amount is termed as deferred tax. तो अगर डिफरेंस टेम्पररी नेचर का है, जो कुछ सालों में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तभी उसको हम लोग डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो अगर आपका अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से, तो आपका क्या बनेगा, वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर आप यहाँ अकाउंटिंग इनकम देखेंगे तो 4 लाख है, टैक्सेबल इनकम कितना है, 3,50,000 रुपीज का है, या फिर 8 लाख और 7 लाख है, दैट मीन्स आपका यहाँ क्या अपीयर होगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इफ द अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन द टैक्सेबल इनकम, इट रिजल्ट्स इन डिफर्ड टैक्स एसेट्स। तो अगर इन शॉर्ट में समझे, इफ योर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन your taxable income, it appears always as deferred tax liability, and if your accounting income is less than your taxable income, then it always appears as deferred tax assets. तो ये की पॉइंट्स है जो समझना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है, कब लाइबिलिटी बनेगा, कब एसेट्स बनेगा। अगर आपका अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपीयर होगा। अगर आपका अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो वो हमेशा डिफर्ड टैक्स एसेट्स अपीयर होगा। The third heading is long-term liabilities. The long-term liabilities other than long-term borrowings are classified or shown as other long-term liabilities under the heading non-current liability. They are classified as, तो अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, what are the items which appear under long-term liability? एक तो आ गया यहाँ पर long-term borrowings, यहाँ पर आ गया आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड है। फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसमें डिप्रिसिएशन वगैरह ये सब अपीयर होगा। तो यहाँ क्या अपीयर होगा, व्हाट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ट्रेड पेबल में दो आइटम आता है, दैट इज सन्डे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो अगर ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म नेचर का है, if a trade payable are of long term nature, that item will appear under which head, it will appear under other long term liabilities। मतलब अगर आपको किसी क्रेडिटर का पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड करना है या फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड करना है, दैट ट्रेड पेबल विल अपीयर अंडर दिस हेड, दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो पहला आइटम क्या अपीयर होगा इसके अंदर पे, दैट इज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कौन सा, इसमें लिखा था ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट पेबल फॉर गुड्स परचेज एंड सर्विस टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इंक्लूड बोथ सन्डे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल के अंदर दो आइटम आएगा, दैट इज सन्डे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। These two items will appear under trade payable। ये आपका अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये ट्रेड पेबल आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज के हेड में भी आ सकता है और करंट लाइबिलिटी के हेड में भी आ सकता है। अगेन उसका क्या चेक करना होगा, रिपेमेंट टाइम पीरियड, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड। अगर उसका रिपेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, दैट विल ऑलवेज अपीयर अंडर करंट लाइबिलिटी। अगर उसका रिपेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड या फिर फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड होने वाला है, दैट विल ऑलवेज अपीयर अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड द सब हेड विल बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। So always remember this, operating cycle and financial is very important to note it down, because उसके बेसिस पे उसका नेचर डिसाइड होगा कि वो किस हेड के अंदर अपीयर होगा। And if they are payable after 12 months from the date of the balance sheet or after the period of operating cycle,
तो द अदर करंट लाइबिलिटी में वो सारा आइटम आ जाएगा जो इस 3 हेड के अंदर अपीयर नहीं होगा। तो जिसका कोई नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा आइटम है जो नॉन करंट लाइबिलिटी है लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, ना ही वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ना ही वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ना ही वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो दैट आइटम विल अपीयर अंडर विच हेड? दैट आइटम विल अपीयर अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। We can write here, if they are payable after 12 months, if they are payable after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle. तो अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं है, दैट आइटम विल अपीयर अंडर द हेडिंग ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और उसमें जनरली दो चीज आता है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, जिसको हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। और वो कैसे डिसाइड होगा कि वो लॉन्ग टर्म है? इट डिपेंड अपॉन इफ दे आर पेबल आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज मोर। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड पेमेंट होने वाला है या फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड पेमेंट होने वाला है, देन दैट टाइम that will appear under the heading of other long-term liabilities. And the fourth heading, that is the last heading of non-current liabilities, is long-term provisions. So provision is amount set aside to meet the future liability. तो provision का मतलब क्या था? Provision एक ऐसा amount है जो it's set aside for future liability. The amount which cannot be determined in accuracy such as but as estimated, and it's which one? It's an estimated liability. Estimated मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप जितना अभी अज्यूम कर रहे हैं उतना के liability फ्यूचर में अपीयर भी होगा। It may be more than that, it may be less than that, depending upon कि आपका कितना अमाउंट का liability है या आपने कितना अमाउंट का प्रोविजन बनाया। The liability on the other hand means the liability, the amount of which is ascertained, that is the amount payable to meet the liability is determined. दैट मीन्स कि जो भी आपका लाइबिलिटी है वो एक ऐसा अमाउंट है जो आपको लगता है कि फ्यूचर में अराइज हो सकता है। दैट मीन्स आपको उसका रिपेमेंट करना पड़ सकता है। दैट केस यू विल क्रिएट अ प्रोविजन। So there is any specific thing which appears under the heads of provision? कुछ भी ऐसा है? The item of long-term provision is disclosed separately in notes to accounts, and basically there is a provision, long-term provision, a provision for gratuity, provision for earned leaves, and provision for warranties. A few specific items are given, like provisions for gratuity, provision for earned leave, and provision for warranty. There are a few specific items which comes under the heading of long-term provisions. So we have done with the part of the third basic major heading, that is non-current liability. The main subheads under the non-current liabilities are long-term provision, deferred tax liability, other long-term liabilities, and long-term borrowings, deferred tax liability, other long-term liabilities, and long-term provisions. So these are the major four heads which appears under the heading of your non-current liability. After done with the non-current liability, there is one heads which is current liability, and the current liability again
having four different subheads, that is short-term provision, trade payable, other current liabilities, and short-term provisions. So four different heads are there which need to study in the next lecture. So if you have any doubt, we are stopping this class right now. You have 5 minutes because after 5 minutes this meeting will get over.